Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ड्यू टू टेक्निकल रीजन हम कंप्लीट कर नहीं पाए। तो एक बार फिर से एक बार रिव्यू दे देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में जो है ना, फार्मिंग एंटिटी था एक्स वाई लिमिटेड, राइट। एक्स वाई लिमिटेड जो है ना, वो फार्मिंग एंटिटी था। वेयर काउस आर मिल्क्ड ऑन द डेली बेसिस। काउ में जो भी काउस है उनका हर्ड्स थे। कितने काउस थे? 500 काउस थे, ठीक है। विच वर 3 ईयर ओल्ड। कितने साल के थे? 3 साल के। अब 3 साल के कब थे? ऑन 1 अप्रैल X1 को 3 साल के थे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर 20 काउस, दैट इज 30 सितंबर X1 को, सॉरी 20 काउ जो है ना वो मर गए। ऑन 1 अक्टूबर X1 को एक्स वाई लिमिटेड ने क्या किया? 20 काउस, न्यू काउस परचेज किया। कितने में परचेज किया? 21,000 ईच। दिस 20 काउस वर ऑल 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं यहाँ पे, तो 500 काउस थे, राइट। 500 काउस में से अगर देखोगे 480 काउस है जो अलाइव है, एंड ये 3 साल के थे। एंड 20 काउस डाइड, कब मर गए? एज ऑन 30 सितंबर मर गए। और इसके जगह में 20 न्यू काउस आ गए, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। तो नेट नेट देखोगे तो 500 काउस ही है हमारे पास, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 20 काउस को जो है ना वो डीरेकग्नाइज कर लेंगे, बरोबर। मर गए थे वो, जो भी काउस है वो मर गए। मर गए यानी क्या? मेरे बिजनेस में लॉस आया। जब बिजनेस में लॉस आया उसको तो रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया देखा था। तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। जो फेयर वैल्यू ऑफ द काउ का इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1 ईयर का कितना होगा, 1.5 ईयर का कितना होगा, एंड 3 साल 4 साल अगर होगा तो उनका फेयर वैल्यू क्या होगा एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर एंड 31 मार्च का, ठीक है। और एक और सेंटेंस दिया है यहाँ पे कि यू कैन अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 ईयर ओल्ड काउ ऑन 1 अक्टूबर X1 इज 27,000। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है सर? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। ये जो है ना 1 अक्टूबर जो बोला है, 1 अक्टूबर X1, नॉर्मली अगर हम कोई भी डिरेकग्निशन करेंगे, 20 का कब? 30 सितंबर को मर गए, तो फिर 30 सितंबर का हमें फेयर वैल्यू लेना है सर, बरोबर। बट क्वेश्चन में देखोगे कहीं पे भी नहीं दिया 30 सितंबर का। तो यहाँ पे सिंपली आईसीआई ने ये अजम्पशन लगाया है कि 3.5 ईयर का है ना, जो 3 साल का जो 20 काउस मर गए, वो क्या था? ऑन 1 अप्रैल 3 साल के थे। तो 30 सितंबर को 6 महीने कंप्लीट हो गए तो 3.5 ईयर्स हो गए। तो 3.5 ईयर्स का जो है ना सिर्फ वैल्यू दे दिया 27,000। तो ये जो डेट है ना ये इररिलेवेंट है, ये डेट को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। 1 अक्टूबर का करना है। तो देखो, फेयर वैल्यू कितना है? 27,000, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या है? 27,000। कहाँ से मिला सर? यहाँ से मिला है मुझे, ये दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। 27,000 इंटू 20 काउस मर गया तो 5,40,000 आ गया, राइट। कॉस्ट टू सेल लेना है मुझे, फेयर वैल्यू निकालना है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही हम क्या करते हैं? डिरेकग्नाइज करते हैं नॉर्मली। तो 1 अक्टूबर का कॉस्ट टू सेल कितना है? 1,000। तो 20 काउस इंटू 1,000 रुपीज, तो 20,000 ये आ गया। तो फिर हम डिरेकग्नाइज करेंगे 5,20,000 को। तो ये मेरा लॉस है, तो लॉस मैंने रिकग्नाइज कर लिया, लॉस ड्यू टू डेथ टू बायोलॉजिकल असेट, सिंपल। और यहाँ पे नोट भी दे दिया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 30 सितंबर शुड बी कंसिडर। ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। टू डी recognize the died cows। died cows fair valueless cost to sell as on 30th September will be considered, ठीक है। but the same is missing as on 30th September we have considered। क्या कंसिडर किया है हमने? फेयर वैल्यू ऑफ नेक्स्ट डे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ नेक्स्ट डे यानी क्या? 1 अक्टूबर, ठीक है। साथ साथ में हमने एक और भी चीज किया था कि 20 न्यू काउस और एक परचेस किया था, राइट।
एज अ रिप्लेसमेंट देखो, ऑन on 1st October, X1, XY Limited purchased 20 new replacement cows at the market price of 21,000 each. These 20 cows were all 1 year old when they were purchased. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखोगे, क्या 21,000 क्या है सर? दिस इज नथिंग बट फेयर वैल्यू। तो हम रिकग्नाइज किस में करते हैं, कौन सा वैल्यू? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फर्स्ट अक्टूबर को मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फेयर वैल्यू तो है मेरे पास 21,000, तो कॉस्ट टू सेल कितना है वो देख लूंगा। तो कॉस्ट टू सेल अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट टू सेल यहाँ पे दिया है 1st अक्टूबर को 1,000 रुपीज। ठीक है, तो कितने में रिकग्नाइज करना पड़ेगा? 21,000 फेयर वैल्यू है माइनस 1,000 रुपीज, दैट इज 20,000। अब ये 20,000 है और न्यू काउस कितना है मेरा? 20। तो कितना आ जाएगा? 4 लैक्स। राइट, 4 लैक्स मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। नेक्स्ट थिंग क्या देखूंगा? कैश फ्लो देखूंगा। कैश फ्लो कितना पे किया? 21,000 इंटू 20 का करना पड़ेगा कैश फ्लो। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूट किया होगा सेम। देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर काउ इज 20 इंटू 20 काउस, तो ये आ गया 4 लैक्स। ठीक है, एंड कैश आउटफ्लो कितना है? 21,000 इंटू 20 काउस, 4,20,000 मैंने पे किया। तो जो भी डिफरेंस है वो क्या रहेगा? लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन रहेगा। तो बायोलॉजिकल एसेट कितना? 4 लैक्स टू बैंक 4,20,000, जो डिफरेंस है लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट 20 लैक्स मैंने रिकग्नाइज किया। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन वाला पार्ट बच गया। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसे करना है वो देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले ये बताओ मुझे, टोटल कितना काउस है? 500 काउस है सर। अब ये जो 500 काउस है, हाँ, ये 500 काउस में से अगर देखोगे सर, 480 काउस जो है, इनका एज क्या है? इनका एज क्या हो गया होगा? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कब करते रहेंगे हम? एज ऑन 31st मार्च, जो भी है डेट क्या है? X2, 31st मार्च X2। ठीक है, 31st मार्च X2 में कर रहे हैं। तो जो 480 काउस है, इनिशियली हम जब रिकग्नाइज कर रहे थे वो कितने साल के था? 3 साल। 1 साल बाद कितने साल का होकर जाएंगे? 4 इयर्स का हो जाएंगे। बरोबर, समझाइए चीज, बरोबर है ना? यस फिर उसके सर। बाद 20 काउस जो है, 20 काउस, ये जब परचेस किया था ये 1 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, जब परचेस किया था तो ये 1 ईयर ओल्ड थे ना। आ जाओ क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं कहाँ पे दिखाया। देखो, 20 काउस डाइड हो गया। दीज काउस, जो भी 20 न्यू काउस है, वर ऑल 1 ईयर ओल्ड। देखो, 1 ईयर ओल्ड व्हेन दे वर परचेस्ड। तो 1st अक्टूबर X1 को परचेस कर रहा हूं मैं, और वो 1 साल का है। तो एज ऑन 31st मार्च X2, 31st मार्च X2 को कितने साल के होंगे? कितने साल के होंगे बोलो? हम्म, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल X1 को कितना? 3 इयर्स के थे, राइट? बरोबर। अब जाके एज ऑन 31st मार्च X2, ये हो जाएगा 4 इयर्स का। बरोबर। तो जब 3 इयर्स के थे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 480 का उसका पहले देख लेते हैं। जब 3 इयर्स के थे हमने क्या रिकग्नाइज किया था बताओ? जब 3 इयर्स के थे हमने क्या रिकग्नाइज किया था सर? देखो, 1 अप्रैल X1। ठीक है, 1 अप्रैल X1, बरोबर। 1 अप्रैल X1 को 3 साल के जो जो भी ये काउस है उसका फेयर वैल्यू क्या था? 27,000। हम रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेंगे, बरोबर। तो ये तो फेयर वैल्यू है, दिस इज फेयर वैल्यू। लेस कर दूंगा मैं कॉस्ट टू सेल 1,000 रुपीज। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 26,000 में रिकग्नाइज किया होगा। तो 480 काउस जो है ना, 480 काउस इंटू 26,000, ये 26,000 कैसा है समझा ना? यस सर। ये इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ। तो 480 काउस इंटू 26,000, तो ये आ जाएगा 12480000। वही है ना? हम्म,
अब क्या होगा? अब क्या होगा? 4 साल के हो गए सर, अभी ये 4 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं, काउस है, तो ये काउस का वैल्यू निकालना है एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन 31st मार्च X2। 4 साल के जो भी है उसका कितना वैल्यू है? 26,500, बरोबर, 26,500। ये तो फेयर वैल्यू हुआ, इसमें से लेस कर दो कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्ट टू सेल लेस कर दोगे 26,500 में से 1,100, तो ये आ जाएगा 25,400, बरोबर। इन दोनों को लेस कर दूंगा तो 25,400 आएगा। तो मल्टीप्लाई करो 480 इंटू 25,400। ये कैसा आया? क्या था वैल्यू ऊपर? 26,500 -1,100। ठीक है, कितना आएगा बताओ? इंटू 480 12,192,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या किया मैंने? सिंपली 480 है, उसका इनिशियली जो रिकग्नाइज किया था वो वैल्यू निकाल लिया मैंने, और आज के वैल्यू, आज का वैल्यू यानी रिपोर्टिंग डेट में क्या वैल्यू है वो निकाल लिया। इन दोनों को मैं लेस कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे या तो प्रॉफिट या तो मतलब फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज वो देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे, इनिशियली मैंने कितना रिकग्नाइज किया था? 12 लाख। ये कितना? 12 लाख है क्या? 1,24,80,000, राइट। इनिशियली मैंने इतना रिकग्नाइज किया था। अब कितना हुआ? 1,21,92,000। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बताओ? क्या हुआ है? ठीक। डिक्रीज हुआ ना। मेरा फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गया है, फेयर वैल्यू डिक्रीज कितना है? 12,48,000, सॉरी 1,24,80,000, 1,21,92,000। तो कितना है? 2,88,000, राइट। तो इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, फेयर वैल्यू डिक्रीज है, यानी मेरा बायोलॉजिकल एसेट है, कम हो जाएगा। तो लॉस ऑन रीमेजरमेंट अकाउंट डेबिट 2,88,000 टू बायोलॉजिकल एसेट। क्लियर? यस सर। या डिक्रीज इन फेयर वैल्यू रिकग्नाइज्ड। चलो, 4 साल वाले का समझ गया ना, 480 जो काउस थे। अब मुझे देखना है कितना? 20 काउस, न्यूली बॉट 20 काउस। ठीक है। हम्म तो इसको कब परचेस किया? 1 अक्टूबर X1 को परचेस किया। हम यहाँ पे है 31st मार्च X2, राइट। तो यहाँ पे जब परचेस किया था कितने साल के थे? 1 ईयर के थे पूरे काउस, 20 काउस। तो यहाँ पे कितने साल के हो गए? 1.5 ईयर्स के हो जाएंगे। यस, बरोबर। बरोबर ना, अक्टूबर से जो मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हाँ। फरवरी मार्च, हाँ, 6 महीने। तो 1.5 ईयर्स के हो जाएंगे। तो इनिशियली हमने कितना रिकग्नाइज किया था? हमारे पास है क्या फिगर? यस सर, हमारे पास फिगर ऑलरेडी कंप्यूटेड है। ये देखो, हमने इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना? 4 लाख का रिकग्नाइज किया था, तो वो फिगर है हमारे पास। तो यहाँ पे 4 लाख का हमने रिकग्नाइज किया था। ठीक है। आज का डेट, ऑन द रिपोर्टिंग डेट एज ऑन 31st मार्च X2, उसका फिगर निकालना पड़ेगा मुझे कि कितना अमाउंट होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो देखो, कितने साल का हो गया मेरा जो भी काउस है? 1.5 ईयर्स के हो गए सर। एज ऑन 31st मार्च X2 देखना है मुझे। तो 31st मार्च X2 के डेट में 23,500 फेयर वैल्यू है, और इसमें से 1,100 कॉस्ट टू सेल लेस हो जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है? 23,500। फेयर वैल्यू इज 23,500,
और कॉस्ट टू सेल इज 1100। ये लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? 23,500 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा 22,400 इंटू 20 काउस, राइट, इंटू 20 काउस। तो ये आ जाएगा 4,48,000। बरोबर। क्या हुआ? 4,48,000। अब बताओ, ये दोनों को इनिशियली हमने कितना 4 लाख में रिकग्नाइज किया था, अब कितना हो गया सर? 4,48,000। तो क्या यहाँ पे इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है ना, फेयर वैल्यू इंक्रीज है। तो फेयर वैल्यू इंक्रीज को रिकग्नाइज कर लेंगे हम। समझ रहा है ना? यस सर। हम्म, कुछ डाउट है तो पूछ लो, हाँ। हाँ। क्योंकि दो अलग अलग डेज में हुआ ना ये क्वेश्चन, तो फिर थोड़ा सा। 48,000, तो मेरा बायोलॉजिकल असेट बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है? काउस। 48,000 टू गेन ऑन री मेजरमेंट। कितना है सर? 48,000 बीइंग। चलो, क्लियर। देखो यहाँ पे यस सब्सिक्वेंट सर। रिकग्निशन का ऐसा बड़ा क्यों करवाया मैं? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अगर मॉड्यूल में आंसर देखोगे ना, मॉड्यूल में सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर, सिंपल आंसर मतलब शॉर्ट में दिया है। अगर यहाँ पे देखोगे, डायरेक्टली दे दिया है यहाँ पे 2,88,000 एंड 48,000। और इसका कंप्यूटेशन अगर नीचे देखोगे तो ऐसा दिया है। तो विच इज बिट डाइसी, डाइसी इन द सेंस कि समझ में आ सकता है नहीं आ सकता है, उसके लिए मैंने थोड़ा लंबा फॉर्म करवाया, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है। ठीक, क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन इजी है। यस सर। हम्म, चलो, हमने कल फिर एक ही कंसेप्ट चालू किया था, क्या? डी रेकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। उसके पहले क्या किया था? काफ्स का क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काफ्स का क्या है? कास्ट के केस में क्या है, हम कोई भी कॉस्ट पे नहीं करते। तो कास्ट के केसेस में कोई भी जब कॉस्ट पे नहीं करेंगे, इट इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी। इनिशियली कैसे रिकग्नाइज करेंगे सर? हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, जो भी अवेलेबल मार्केट प्राइस है उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट टू सेल, और मुझे मिल जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसके बेसिस में मैं रिकग्नाइज करूंगा। यहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहा तो कहाँ पे रिकग्नाइज करूंगा? दिस इज लाइक एन इनकम। ठीक है, ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा एज एन इनकम, और उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री मैंने लिखा है, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल करेंगे। देन सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि उसका एज क्या है, एंड उसकी एज के बेसिस में हम क्या कर देंगे, उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। या तो फेयर वैल्यू इंक्रीज होगा या तो फेयर वैल्यू डिक्रीज होगा, जो भी है उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर देंगे। बट यहाँ पे एक और चीज क्या था कि जो भी चेंज होगा, चेंज इन द सेंस जो भी फेयर वैल्यू में चेंज होगा, वो चेंज क्या माना जाएगा? फिजिकल माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हम 1 रुपए भी पे नहीं कर रहे फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ दैट कार्स। तो उस केस में जो भी होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज, मेरा प्राइस चेंज नहीं आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम कर सकते हैं क्या, मतलब ये क्वेश्चन में फिजिकल और प्राइस चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कि सर मुझे 1 ईयर का, 1.5, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, सबका डेटा दिया है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो उसके लिए हमने नहीं किया है, बट अदरवाइज हम कर सकते हैं फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज में बाइफरकेट। ठीक है। देन उसके बाद डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट स्टार्ट किया था। अब डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट में सबसे पहले चीज मैंने बताया था डेथ के रिलेटेड। डेथ के रिलेटेड जो भी बताया है वो क्या था कि जो भी डेथ होगा बायोलॉजिकल एसेट का, तो फिर उस केस में वो क्या रहेगा? मेरा बिजनेस के लिए लॉस रहेगा। बरोबर। तो बिजनेस के लिए जब लॉस रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो लॉस को कैसे रिकग्नाइज करेंगे? जो भी बायोलॉजिकल एसेट है वो कम हो जाएगा मेरा, राइट। बायोलॉजिकल एसेट का बैलेंस कम होगा, और लॉस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ये लॉस को मैं क्या कहाँ पे पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? नो सर। चलो, एक चीज देखना है, क्या? अकाउंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स का अभी तक देख रहे थे ना, कि बायोलॉजिकल एसेट्स का कैसे करेंगे।
अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या है? मैंने तो बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये है अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जो है ना, करने के बाद जो भी रहेगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहेगा। समझो यहाँ पे एप्पल ट्री से, मैंगो ट्री से, ये तो पेरेंट प्लांट्स मानते हैं, बट जो एप्पल्स मिलेंगे, जो एप्पल्स मिलेंगे वो क्या है, मेरा एग्री प्रोड्यूस है। ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम कैसे करेंगे? इनिशियली जो है ना, इनिशियली वी विल रिकग्नाइज इट एज एन इनकम इन द पीएनएल एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो जो भी बायोलॉजिकल असेट है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको क्या मानते हैं हम? इनकम मानते हैं, सॉरी, मेजर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर के इंड एस 41 में ही ये थंब रूल है कि जो भी रिकग्नाइज करना है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एज एन इनकम इन पीएनएल रिकग्नाइज करेंगे, बट कौन सा वैल्यू में करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है सर। सब्सिक्वेंट इसका कैसा होगा? एट ईच बैलेंस शीट डेट, यानी एवरी बैलेंस शीट डेट हम इसको कैसे मेजर करेंगे? तो एवरी बैलेंस शीट, जो मेरा जो एप्पल्स है, एप्पल्स को इनिशियली मैंने रिकग्नाइज कर लिया। क्या रिकग्नाइज किया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, पीएनएल में रिकग्नाइज कर लिया। और उसके बाद ईयर एंड में मेरा जो एप्पल्स है उसका स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक बचा हुआ इन द सेंस, अब ये जो है ना, इट विल बी लाइक एन इन्वेंट्री फॉर मी। बरोबर। ये क्या रहेगा? मेरा इन्वेंट्री रहेगा। तो आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अकाउंटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस। चलो, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, काव का ही एग्जाम्पल लेते हैं। काव है, काव से जो मिल्क आएगा, मिल्क विल बी कंसिडर्ड एज, दिस इज माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। अब जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे? दिस विल बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये जो है रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बरोबर। कैसे रिकग्नाइज करेंगे सर? सिंपल, एग्री प्रोड्यूस टू पीएनएल कर देंगे। अब कौन सा वैल्यू करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेंगे। ठीक है। ये इनिशियल रिकग्निशन हो गया सर। दिस इज नथिंग बट माई इनिशियल रिकग्निशन। अब इसका सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क, मिल्क मेरा एज ऑन 31 मार्च, जो भी है 31 मार्च को मिल्क ऐसा ही था मेरे इसमें, यानी बचा हुआ था। ठीक। मिल्क जो है वो बचा हुआ था। अब जब मिल्क बचा हुआ है, इट विल बी कंसिडर्ड एज माई इन्वेंट्री मेरे बिजनेस में। अगर जो मिल्क है, मिल्क तो इनिशियली रिकग्नाइज कर लिया मैंने एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली यहाँ पे दिस विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री। बरोबर। इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कैसा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सर कॉस्ट क्या है इसका? कॉस्ट इज नथिंग बट जो हमने फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल हमने रिकग्नाइज किया था ना, ये वाला, दिस विल बी माई कॉस्ट। दिस विल बी माई कॉस्ट, और एनआरवी जो भी मार्केट में चलता रहेगा वो कंप्यूट करना पड़ेगा। राइट? समझा? क्या बोला? हाँ। हम्म, चलो, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे, इन केस इफ यूल सी दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक चीज दिया है, देखो। एज ऑन 31 मार्च, on 31st March X2, XY Limited had 1,000 liters of milk in cold storage which had not been sold to retail distributors. The market price of the milk at 31st March X2 was 20 rupees. When selling the priced, sorry, milk to the distributors, XY Limited incurs 1 rupee selling cost. Those amount does not change during 31st March X2 and are not expected to change during X1 X2. तो यहाँ पे क्या है? अप्रैल X2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1,000 मिल्क जो है ना, 1,000 लीटर्स मिल्क जो है वो मेरे कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए थे।
तो इट इज एज गुड एज माई इन्वेंट्री। और इसको कैसे वैल्यू करेंगे सर? मेरे पास यहाँ पे 20 रुपीज है, यहाँ पे मेरा कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉस्ट, ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं है, तो डायरेक्टली 20 रुपीज -1। तो मैं रिकग्नाइज करूंगा मिल्क का, यहाँ पे मिल्क का 20 रुपीज -1 इंटू 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स इंटू 19, तो ₹19,000 मैं रिकग्नाइज कर लूंगा एज ऑन 31st मार्च X2। ठीक है। यस। सर यहाँ पे मतलब एक और डाउट आ सकता है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है, कॉस्ट जो है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है? तो अगर यहाँ पे देखोगे पूरा डेटा में, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है, अब ये डेटा में कहीं पे भी मिल का जो है फेयर वैल्यू नहीं बताया है, बराबर, मिल का कहीं पे भी फेयर वैल्यू नहीं बताया है। तो जहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम ऐसे ही अज्यूम करेंगे दैट 20 रुपीज इज फेयर वैल्यू, -1 रुपीज इज कॉस्ट टू सेल, 20 - 1 विल बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसके बेसिस में हमने ये रिकग्नाइज कर लिया। डन। मॉड्यूल में भी इतना ही दिया है गेस। तो आ जाओ मॉड्यूल में, और मिल्क देखोगे एज ऑन 31st मार्च X2 कितना, 20 - 1 1000 लीटर्स है, तो 19,000 का रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, समझा? क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। आ जाओ यहाँ पे। तो अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या करेंगे हम? इनिशियली वी विल रिकग्नाइज एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फिर बैलेंस शीट डेट में हम एज एन इन्वेंट्री उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो इन्वेंट्री सो आउट of agriculture produce, inventory out of agriculture produce remain unsold at the balance sheet date, then its valuation will be made as per Ind AS 2, cost or NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। देन वन मोर थिंग, जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। फूड कॉस्ट, ब्रीडिंग फी वगैरह जो है ना, एडिशनल इनकम, हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसके बाद, जिसमें हम कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे। ठीक है, फूड कॉस्ट हुआ, ब्रीडिंग फी हुआ, जैसे फूड कॉस्ट इन द सेंस काव है, ठीक है, काव को क्या है, उसके लिए फूड कॉस्ट लगेगा, राइट, ब्रीडिंग फी लगेगा। तो ये सारे चीज जो एक्सपेंसेस है ना, दैट एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक करेंगे, और इसका ट्रांसफर एंट्री डाल देंगे कैसा, पीएनएल टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, चलो लेट्स गो टू अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है यस, इसमें ग्रांड भी है ना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। कहाँ गया यार क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ये आरटीपी कब आया था? आरटीपी मई 23 में आया था। एक बार रीड कर लो। डन सर। डन। व्हाट डू यू फील, इंडियस 41 के अंडर आएगा? इंडियस 41 अप्लीकेबल होगा या नहीं?
नहीं। नहीं होगा, क्यों? वेरी गुड। फेल नहीं हो रहा है इसके बाद, या कन्वर्जन। कन्वर्शन, उसके पहले एक और भी चीजें हम देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइंस वर्ड है, हाँ। हम कॉमर्स वाले तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट है, तो फिर उस केस में क्या रहेगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फिशरीज लिमिटेड practice pisciculture in sweet waters, that is pond, tanks and dams. The fishing activity of Fisheries Limited in such sweet pond waters consists only of catching fishes. Fishes को catch करते हैं। Comment whether such fishing activity will be covered within the scope of India's 41। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है? फिश को पकड़ रहे हैं, बराबर, सिर्फ फिशेस को पकड़ रहे हैं, और बाकी का कुछ नहीं हो रहा। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फर्दर हम इसको एडिशनल बायोलॉजिकल इसमें नहीं ले रहे, तो फिर उस केस में इंडिया 41 के बाहर है। तो आंसर भी एक बार रीड ही कर लो, आंसर एक बार रीड कर लो। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स, क्योंकि 4 मिनट्स के बाद एक न्यू सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। डन। डन। पूरा क्वेश्चन रीड हो गया? सॉरी, आंसर, क्वेश्चन नहीं, आंसर। देखो डायरेक्टली एक बार कंक्लूजन रीड करवाता हूं मैं, क्योंकि थियोरेटिकल है, एमसीक्यू में आ सकता है। In the aforesaid scenario, only fish harvesting is managed by Fisheries Limited. चलो, क्या बता रहा था मैं? कंक्लूजन वाला पार्ट बता रहा था। नॉर्मली इंडिया 41 में आने के लिए क्या होना चाहिए? एक मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ हम फिशिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो, इन द अफोरसाइड मेंशन सिनेरियो ओनली fish harvesting is managed by fishery limited. Therefore mere fish harvesting without, yeah, without management of biological transformation cannot be termed as agriculture activity as per India's 41. Hence, fishing in the sweet waters, pond, fish tanks, and dams, where only fishing, that is harvesting, is carried out without any management of biological transformation is out of scope of India's 41। तो कोई भी चीज देखो, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना ही चाहिए, तब जाके इंडियस 41 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। तो एक बार यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। एग्रीकल्चर any unsold agriculture produce will be valued as per Index 2 inventories। थर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज will be initially recognized fair value less cost to sell। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर, डी डेफिनेशन
में हम देखते हैं सेकंड वाला, डी रिकग्निशन थ्रू सेल, सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है, तो अब तक क्या क्या देखा था, एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि जंबल हो गए सारे कंसेप्ट, तो एक बार रिकैप दे देता हूँ। तो इनिशियली हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक तो इनिशियल रिकग्निशन के बायोलॉजिकल एसेट का इनिशियल रिकग्निशन कैसे करना है वो, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, वो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही होगा। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस है सब्सिक्वेंट रिकग्निशन और मेरा इनिशियल रिकग्निशन के बीच पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू इंक्रीज या फेयर वैल्यू डिक्रीज के बेसिस में हम रिकग्नाइज करेंगे। अगर इंक्रीज होगा फेयर वैल्यू इंक्रीज, तो मेरा सब्सिक्वेंटली बायोलॉजिकल एसेट भी बढ़ेगा, तो बायोलॉजिकल एसेट टू मैं फेयर वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। अगर डिक्रीज होगा तो सब्सिक्वेंट मेरा जो बायोलॉजिकल एसेट है वो भी डिक्रीज होगा, तो जो है ना बायोलॉजिकल एसेट्स को लेस कर दूंगा और मेरा फेयर वैल्यू डिक्रीज को लॉस ऑन रीमेजरमेंट रिकग्नाइज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखने के बाद फिर हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, देन उसके बाद हमने काव्स का एक कंसेप्ट देखा, जो हम इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही देखेंगे, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही रिकग्नाइज करेंगे। देन हमने स्टार्ट किया था डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, क्योंकि ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल एसेट्स के सारे कंसेप्ट खत्म है, बस यही पार्ट बचा है डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, जिसमें हमने सबसे पहले डेथ चालू किया था। अब चालू करेंगे सेल वाला। ठीक है, अब सेल के केस में क्या होगा, नॉर्मली नॉर्मली सेल के केस में क्या होगा सर, जो भी काउस है समझो, काउस को क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल्स कर दिया, सेल्स कर दिया यानी क्या, बेच दिया। कुछ प्रॉफिट में बेचा होगा, बरोबर, या लॉस में भी बेचा होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। जब भी बेच दूंगा तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट थिंग मेरा बायोलॉजिकल एसेट कम हो जाएगा, बरोबर, जो मेरा एनिमल्स है, जो एनिमल्स काउस है वो तो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, मुझे बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा, बरोबर। तो इसका रिकग्निशन कैसे करेंगे हम, सर रिकग्निशन बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, टू मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स कम हो जाएंगे, वेरी सिंपल, बरोबर। अब जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लॉस ऑन सेल या टू प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल या तो प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ सेल ऑफ एनिमल्स, तो बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट आएगा वो रिसीव हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल एसेट। अब बायोलॉजिकल एसेट सेम हम जो कैरिंग अमाउंट है, सेल के टाइम में क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट डी रिकग्नाइज करेंगे यहाँ पे, और जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या करेंगे, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टिंग बायोलॉजिकल एसेट इनटू इन्वेंट्री। ठीक है, ये जो है ना बहुत रेयरली होगा जब सेल्स होगा, सेल्स वाला पार्ट तो बहुत रेयरली होगा कोई भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये वाला पूछा जा सकता है विच इज इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर एक 10 मार्क का क्वेश्चन भी है, 10 मार्क नहीं 8 मार्क बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या होगा सर यहाँ पे, समझो यहाँ पे गोट्स है, ठीक है, गोट्स है, कितना है, 100 गोट्स। अब जब गोट्स है, गोट्स को इन्वेंट्री में कैसे करेंगे, ये तो पता ही होगा, इन्वेंट्रीज में कैसे मतलब कैसे कन्वर्ट हो गए, गोट्स जो है नॉर्मली मटन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इसको समझो मैं मटन में कन्वर्ट कर दिया, बरोबर। गोट्स आर माई बायोलॉजिकल एसेट, दिस आर माई बायोलॉजिकल एसेट्स। अब बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होगा, सर बायोलॉजिकल एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, बरोबर। समझो 100 गोट है, 100 गोट्स में से मैंने कन्वर्ट किया 20 गोट्स को इनटू मटन, फॉर दी सेल पर्पस, मतलब सेल के लिए मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इन द सेंस मैंने जो मटन है ना, मटन के लिए ये लेते हैं, उसके लिए बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये जो मटन है, दिस वन विल बी कंसिडर्ड
एज इन्वेंट्री। बराबर। ये जो मटन है, इसको क्या माना जाएगा? इन्वेंट्री माना जाएगा। क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या? नहीं सर, ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसा होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ये क्या होगा? मटन इन्वेंट्री होगा। तो क्या होगा मेरा यहाँ पे? जो 20 गोट्स है, क्या होगा यहाँ पे? जो भी 20 गोट्स है, ये 20 गोट्स मेरा बायोलॉजिकल एसेट से निकल के ये इन्वेंट्री में चला जाएंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है। क्या होगा यहाँ पे? जो बायोलॉजिकल एसेट्स है 20, ये निकल के मेरा जो है ना, ये मेरा इन्वेंट्री में चले जाएंगे। तो इसका जेनेटिक क्या हो सकता है, एक बार ट्राई करो। या रिकग्निशन कैसे करेंगे उसका? ट्राई करो। यही बड़ा हिंट है कि मेरा यहाँ पे जो कोड्स है वो बायोलॉजिकल से हट जाएगा, क्योंकि इट इज नो मोर बायोलॉजिकल एसेट, और ये बन जाएगा मेरा इन्वेंट्री। तो उस केस में जर्नलिटी क्या हो सकता है? जस्ट गिव यू अ गेस। एक गेस दे दो कि क्या हो सकता है। इन्वेंट्री अकाउंट हम्म। डेबिट। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। हम्म। ओके, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। एक मिनट। इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, ओके। क्या करेंगे फिर आगे, क्या करेंगे? टू बायोलॉजिकल एसेट। टू बायोलॉजिकल एसेट, वेरी वेरी गुड। नाम रोशन कर दिया मेरा। ठीक है, तो क्या होगा? इन्वेंट्री टू बायोलॉजिकल एसेट होगा। ठीक है सर। अब क्या होगा, समझो इन केस यहाँ पे कोई कॉस्ट है, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए भी कॉस्ट लगेगा ना। बराबर, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगा। तो अगर कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा तो हम उसको भी रिकग्नाइज करेंगे। टू बैंक अकाउंट, जो भी है यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट। और इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री, बायोलॉजिकल एसेट और बैंक, इनका बीच में डिफरेंस है, वो क्या होगा? लॉस ऑन कन्वर्जन अकाउंट, या फिर टू गेन ऑन कन्वर्जन। ठीक है, एंट्री सिंपल है, लॉजिकली समझ गया एंट्री क्या हो सकता है। उसका रिकग्निशन कैसा होगा? कैसा होगा सर? मेरा इन्वेंट्री रिकग्नाइज करेंगे हम। बरोबर, इन्वेंट्री रिकग्नाइज करेंगे हम। बायोलॉजिकल एसेट को क्रेडिट कर देंगे, क्यों? बायोलॉजिकल एसेट से हट के मेरा इन्वेंट्री में आ रहा है। ठीक है। अगर इन्वेंट्री के डायरेक्टली रिलेटेड कुछ कॉस्ट है, इन्वेंट्री के डायरेक्टली रिलेटेड कुछ कॉस्ट है, तो हम इन्वेंट्री के वैल्यू से लेस कर देंगे। इंडेक्स 2 में पढ़ा था ना हमने कि इन्वेंट्री का डायरेक्टली लिंक्ड कॉस्ट, एनी डायरेक्टली लिंक्ड कॉस्ट, एनी डायरेक्टली विल बी adjusted with इन्वेंट्री। मिलेगी, कैपिटलाइज लिख देता हूँ, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड इन इन्वेंट्री। ठीक है। टू बायोलॉजिकल एसेट, बरोबर। कोई भी कन्वर्जन कॉस्ट पे किया, कन्वर्जन कॉस्ट इन द सेंस यानी क्या? जो 20 गोट्स है, इसको मुझे जो मटन है ना इसमें कन्वर्ट करने, इन्वेंट्री में कन्वर्ट करने, मुझे कुछ कॉस्ट लगा होगा, राइट। वो कॉस्ट को हम क्या करेंगे? पे करेंगे, और जो भी डिफरेंस रहेगा या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। सिंपल। तो डी रिकग्निशन वाला जो है ना, तीन हमने देखा था। फर्स्ट क्या था? वो डेथ, सेकेंड सील, एंड थर्ड मेरा यहाँ पे कन्वर्जन इनटू इन्वेंट्री। ठीक है, समझा? एग्जाम्पल ये है इसका। यस। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। समझो यहाँ पे एक्स लिमिटेड परचेस्ड 50 गोट्स एट रुपीज 50,000। ठीक है, 50,000 में परचेज किया, एंड इनकर्ड
2000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, इनका 2000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर। X1 X लिमिटेड कन्वर्टेड 20 goods इनटू, इसका क्या ऑफिशियल वर्ड होता है, कार केसेस, एंड इनकर्ड रुपीज 2000 फॉर कन्वर्जन goods इनटू इन्वेंट्री। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट इज रुपीज 22,000। ठीक है, इज रुपीज 22,000। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या क्या हो रहा है। एक्स लिमिटेड रिकग्नाइज्ड या परचेज 50 गुड्स एट 50,000 एंड इनकर 2,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो एक एक चीज का हम आंसर डायरेक्टली लिखते चलेंगे। तो क्या किया, 50 गुड्स परचेज किया फॉर 50,000 एंड इनकर 2,000। तो यहाँ पे जब भी बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो हम दो चीज कंप्यूट करते हैं, राइट। एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगा, 50,000, राइट, माइनस कॉस्ट टू सेल कितना है 2,000, तो कितना होगा 48,000, राइट। 50,000 माइनस 2,000, ये होगा 48,000, बरोबर। और जो यहाँ पे एक्स लिमिटेड का जो भी है कैश फ्लो क्या होगा, इसने कितना 50,000 पे किया रहेगा, प्लस 2,000 एडिशनली पे किया होगा इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो कितना होगा ये 52,000। तो इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे बताओ। इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे। एग्री। हम्म। यस। बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट। ओके, कौन सा वैल्यू में करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। ओके, वेरी गुड, 48,000 टू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बैंक अकाउंट, ये होगा 52,000 ना, बरोबर कर रहा हूँ ना। यस सर। और जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या करते हैं हम, लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। अब क्वेश्चन आ सकता है सर, हर बार लॉस आता है क्या। देखो कभी कभी गेन भी आ सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। गेन हो गया तो गेन कर देंगे। गेन के केस में क्या होगा, कैश फ्लो कम होगा और मेरा बायोलॉजिकल एसेट ज्यादा होगा, राइट। देन स्टेप 2, अब क्या हो रहा है, ऑन 1 अक्टूबर X1, 1 अक्टूबर X1 को क्या हो रहा है, 20 गुड्स जो है ना, 20 गुड्स, दिस आर कन्वर्टेड इनटू, ये नॉर्मली इसका ये एक पॉश वर्ड है, कार केसेस करके। ठीक है, इसको सिंपली अगर मटन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, अपने लैंग्वेज में मटन बोलेंगे। एंड इनकर्ड कितना, इनकर्ड 2,000 फॉर कन्वर्जन ऑफ द कोड्स इनटू इन्वेंटरी। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट 2,000 है। तो अब क्या हो रहा है, 20 कोड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरी, राइट। तो बायोलॉजिकल एसेट से हटके वो इन्वेंटरी में आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखोगे तो
मेरा जो 50 कोट्स है, 50 कोट्स का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है वो बताओ कितना है। 48,000 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ना। तो देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 50 कोट्स का 48,000 है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 कोट से, बरोबर। 20 कोट्स कन्वर्ट हो रहा है ना। तो देखो कितना आता है कंप्यूटेशन के हिसाब से। 48,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20 कोट्स, तो ये आ जाएगा 19,200। ठीक है, ये आ जाएगा 19,200। दिस इज नथिंग बट बायोलॉजिकल assets, that is quotes, carrying amount on the date of conversion। ठीक है, तो इसका recognition कैसा होगा? recognition कैसा होगा? जर्नल। तो सबसे पहले इन्वेंट्री आएगा, राइट। तो इन्वेंट्री को रिकग्नाइज कर लेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। अब इन्वेंट्री का वैल्यू पता नहीं है सर हमें, तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना, देखो। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 22,000। तो 22,000 दिया है हमें, तो वही रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर देन 22,000 अपने पास कुछ है ही नहीं। तो 22,000 रिकग्नाइज कर लो। 22,000 टू बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स का क्या है स्टेटस? अमाउंट कितना है इसका? 19,200, बरोबर। तो ये आ जाएगा 19,200। ठीक है। अब एडिशनली हमने कन्वर्जन कॉस्ट भी इनकर किया है ना। अगर क्वेश्चन में देखोगे, कन्वर्जन कॉस्ट भी है कितना? 2,000। तो कन्वर्जन कॉस्ट लिख लो कितना है, 2,000। तो अब देख लो कितना है इसका, क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्या है। 19,200 मेरा बायोलॉजिकल एसेट प्लस 2,000 मैंने इंकर किया फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। 21,200 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ऑन कन्वर्जन माइनस 22,000। तो ये आ जाएगा 800। ये 800 कैसा है समझा? सिंपली कुछ नहीं, इन दोनों का एडिशन करो और इसमें से माइनस कर दो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, बैलेंसिंग फिगर इज गेन। सिंपल। यस सर। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था बिल्कुल। बस तुम्हें एंट्री कैसे करना है हमें, वो कैसे समझना है, उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। हाँ सर। चलो, यहाँ तक इट इज वेरी क्लियर। तो आ जाओ, ऑन कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नथिंग बट इन्वेंट्री, ठीक है। अब क्या है? स्लॉटरिंग ऑफ गोट टू गेट मीट। ठीक है, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी इन्वेंट्री। यहाँ पे मेरा बायोलॉजिकल एसेट क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा, बरोबर। बैंक अकाउंट से कन्वर्जन कॉस्ट चला जाएगा, बायोलॉजिकल एसेट निकल जाएगा, राइट। प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट, जो भी डिफरेंस रहेगा मेरा गेन या लॉस आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यही लिख लो। डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना, कंफ्यूजन होगा, डायरेक्टली इन्वेंट्री ही लिख लो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेंट्री ही लिख लो। यस। डन। चलो, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं।
चलो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एलडीआर भी मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डन सर। डन। चलो। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन एक बार, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? टेस्ट योर नॉलेज। चलो, कंपनी एक्स परचेस्ड 100 goats cattle at an auction for ₹1 lakh on 30th September X1। तो कंपनी एक्स ने क्या किया? परचेस कर लिया 100 goats for ₹1 lakh। Subsequent transportation cost were 1,000, that is similar to the cost X would have to incur to sell the goats at the auction. Additionally, there were 2% of the selling charges on the market price of the cattle to be incurred by the seller. अच्छा, based on first thing,
अच्छा, फर्स्ट लाइन के बेसिस में मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? कैश फ्लो। ये दोनों बताओ मुझे क्या क्या होगा। गिविंग यू 2 मिनट्स। फर्स्ट 3 4 लाइन के बेसिस में मुझे बता दो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना होगा और कैश फ्लो कितना होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हेलो। यस सर। बोलो, क्या होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? किसके लिए? कंपनी एक्स के लिए बोल रहा हूँ। कंपनी एक्स कौन है? परचेज कर रहा है, राइट? बायर है। तो बायर के लिए क्या होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? और कैश फ्लो क्या होगा उसका? बायर के लिए 1 लाख। बायर के लिए कैश फ्लो। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। फिर से सोचो एक बार। कितना परचेस कर रहा है देखो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि कंपनी एक्स जो है वो परचेस कर रहा है 100 कोट्स कैटल एट एन ऑक्शन। कितना? 1 लाख का है। ठीक है, फेयर वैल्यू है 1 लाख ऑन 31st। ये तो फेयर वैल्यू ये कंसिडर कर लिया मैंने, दिस इज फेयर वैल्यू। चलो, ऑन 30th September X1, ठीक है। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर 1000, दैट इज सिमिलर टू कॉस्ट एक्स, टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गुड्स एट द ऑक्शन। यानी क्या? ये जो है ना, 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कौन इनकर करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्स को इनकर करना पड़ेगा। एक्स कौन है? मेरा बायर। ओके। एडिशनली देयर वुड बी 2% सेलिंग फी। ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द कैटल टू बी इनकर बाय द सेलर। यहाँ पे कौन इनकर कर रहा है? यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, सेलिंग फी, वो इनकर कर रहा है सेलर। तो यहाँ पे बायर इसके ऊपर कुछ नहीं एक्शन लेगा, यानी जो ऑप्शन फीस है उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर देखोगे तो मेरा फेयर वैल्यू है रुपीज 1 लाख, बरोबर। ऑप्शन फीस देख लो, 2% ऑफ द सेलिंग फी है, राइट? सेलिंग फी कितना है मेरा? 1 लाख। 1 लाख का 2% विल बी 2000, और 1000 रुपीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मेरा फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल 97,000 होगा ना? अच्छे से लिखता हूँ। समझा क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है। देखो, 1 लाख जो है मेरा परचेस प्राइस है, राइट? इसमें से 2000 ऑक्शन फीस निकाल लो, और 1000 जो है मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो 97,000 आ गया। देन कम्स कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसा आएगा बताओ? 1 लाख तो वो इनकर करना ही है उसको, प्लस 1000 उसको एडिशनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना है। तो 1 लाख 1000 वो क्या करेगा? कैश फ्लो इनकर करेगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, साथ में कर ही लेते हैं ना। इनिशियल रिकग्निशन क्या होगा यहाँ पे? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 97,000 टू बैंक अकाउंट, बराबर। कितना है? 1,01,000। तो यहाँ पे आएगा लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। कितना आएगा? 4,000।
बीइंग न्यू परचेस्ड। ठीक है, समझा यहाँ तक? बताओ। मेरा फर्स्ट 4 लाइंस का मीनिंग पता चल गया क्या? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March X2 क्या हो रहा है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट in the most relevant market increases to 1,10,000. Transportation cost 1,000 है, would have to be incurred by the seller to sell the goat in the relevant market, and auctioneer's fees of 2% on the market price of the cattle would be payable by the seller. तो ये क्या है? This is nothing but reporting date वाला accounting as on 31st March X2। बरोबर। तो यहाँ पे इसके बेसिस में मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये निकालो, और इनिशियली रिकग्नाइज के बेसिस में फेयर वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है वो बता दो मुझे सिर्फ। क्या है सर यहाँ पे? 1,10,000 इसका फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ, साथ साथ में 1,000 मुझे क्या है, एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और 2% ऑफ मार्केट प्राइस जो है वो ऑक्शन फीस करना पड़ेगा। तो फिर उसके बेसिस में मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। तो कंप्यूट करो एक बार। कितना आएगा बताओ? 97,000. क्या क्या? ये कंप्यूट करना है ना यहाँ पे? मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया है, कितना है फेयर वैल्यू? 1,10,000. 1,10,000। अब उसमें से क्या करूंगा मैं लेस? कॉस्ट टू सेल। बरोबर। अब कॉस्ट टू सेल क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1,000, एंड 2% ऑक्शनल फीस है, किसके ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे एज ऑन, 1,06,800. वेरी गुड, X2, अगर मैं कंप्यूट करूँ फेयर वैल्यू है 1,10,000, लेस कर दूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000, और ऑक्शनल का फी लेस कर दूंगा 2%, और 1,10,000, तो ये आ जाएगा 2,200। तो 1,06,800 आएगा। बरोबर। हम्म। अब इनिशियली कितना रिकग्नाइज किया था बताओ मैं? इनिशियली कितना रिकग्नाइज किया था यहाँ पे मैंने? 97,000। तो इनिशियली मैंने 97,000 रिकग्नाइज किया था, ये लेस कर दूंगा। तो अगर देखो आज के दिन में रिपोर्टिंग डेट में 1,06,800 है, और इनिशियली मैंने क्या किया था, 97,000 रिकग्नाइज किया था, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज है। यहाँ पे क्या है, ये फेयर वैल्यू इंक्रीज कितना है, ये 9,800। तो 9,800 को रिकग्नाइज करूंगा तो कैसे करूंगा बताओ? व्हाट विल बी द रिकग्निशन एंट्री फॉर द फेयर वैल्यू इंक्रीज? जल्दी, 1 मिनट बचा है। बोलो। क्या करना है सर, नहीं समझा. एंट्री, एंट्री बताओ मुझे, एंट्री मतलब फेयर वैल्यू Increase. इंक्रीज का, हाँ।
Biological asset of underneath. ओके, तो क्या करेंगे हम? Game on. रीमेजरमेंट, वेरी गुड। 9800 और 9800। ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम नहीं। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। ऑन 1 जून एक्स सोल्ड 18 गुड्स फॉर रुपीज 20,000 and incurred transportation charges of 150. In addition, there was a 2% auctioneer's fees on the market price of the goat paid by the seller. अच्छा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 जून X2 को X ने 18 गोट्स जो है ना उसको सेल ऑफ कर दिया। अब सेल ऑफ कर दिया सर, सेल ऑफ कितने में किया? 20,000 में किया। सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000। एंड इनकर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 150। तो अगर मेरा 20,000 का सेलिंग प्राइस है, उसमें से एडिशनली 150 जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पकड़ लो, ठीक है। इन एडिशन देर वर 2% ऑक्शनर्स फीस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट पेड बाय द सेलर। सेलर कौन है? आप एक्स है, बरोबर है ना? सेलर कौन है? एक्स है सर। तो एक्स को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 2% ऑक्शनर फीस भी देना पड़ेगा। तो 20%, 20,000 के ऊपर 2% ऑक्शनर फीस कितना होता है? 400। देखो कितना होता है मेरा नेट सेलिंग, मतलब बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 150 माइनस 400। अगर देखोगे तो बैंक में मेरा 19,450 आएगा, बरोबर है ना? बाय रीडिंग दिस लाइन यही समझ में आ रहा है कि एक्स ने 18 गोट्स को बेच दिया और 20,000 का पर गोट का सेलिंग प्राइस है। पर गोट नहीं, फॉर 18 गोट्स फॉर 20,000, यानी 18 गोट्स पूरा का पूरा 20,000 में बेच दिया। अब 20,000 में बेच दिया, उसमें से 150 जो है वो सेलिंग कॉस्ट है और 2% ऑक्शनर फीस चला गया। तो 150 एंड 2% ऑक्शनर फीस जो भी है दिस इज सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट? अब सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद ये 19,450 मेरा नेट सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक और चीज, जो 18 गोट्स है, 18 गोट्स का मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा? मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो भी हमने रिकग्नाइज करा था इनिशियली, कितना है? एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च X2 मेरा यहाँ पे 1,06,800 है ना, बरोबर? मेरा जो गोड्स का वैल्यू है इन माई बुक्स, बुक्स में 1,06,800 है, राइट? तो 1,06,800 ये कितने का है? 100 का है ना, बरोबर? ये 100 का है। तो इसमें से मुझे 18 गोड्स का निकालना है, कितना आएगा? तो इसके बीच में और उसके बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी गेन, राइट? समझा क्या बोला? ठीक है, करते हैं। यहां तक समझ में आया कि मेरा 9,450 विल बी माई नेट सेलिंग प्राइस। बेस्ड ऑन दिस इसमें से लेस कर दूंगा मेरा कैरिंग अमाउंट, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? गेन मिल जाएगा। ओके सर। ऑन 15 सितंबर X2 द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, ठीक है, बाकी जो गुड्स है कितना? 82,820, यानी कितना गुड्स है? 82 गुड्स बचे हुए हैं ना, 100 गुड्स टोटल में थे, उसमें से 18 सेल कर दिया, तो 82 बचा। 82 का जो है ना वैल्यू है 82,820 रुपीज। ओके सर। 42 goats were slaughtered on that day with the total slaughtering cost of 4,200। slaughtered यानी क्या? यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इन्वेंट्री एंड कन्वर्जन कॉस्ट है 4,200। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ carcasses on the date was 48,300 and the expected transportation cost to sell the carcasses is 420। No other costs are expected। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अलग ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन क्या है? 15 सितंबर X2 को क्या हो रहा है? जो भी गोड्स बचे हुए हैं 82 गोड्स, अब ये जो 82 गोड्स है, ये 82 गोड्स में से कितने गोड्स? 42 गोड्स जो है ना, 42 गोड्स, इसको क्या क्या काट दिया गया है और इसको मटन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कन्वर्जन है 4,200। ठीक है, और यहाँ पे जो मटन है माने टोटल मार्केट कॉस्ट उसका क्या है? प्राइस 48,300 है। ये 48,300 में भी यहाँ पे अगर देखोगे सेलिंग प्राइस कितना है? 420। तो 48,300 मेरा नेट इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना आएगा? 420 लेस कर दो, तो 48,300 माइनस 420, तो ये आ जाएगा 47,880। ठीक है, तो इन्वेंट्री इतने में रिकग्नाइज कर लेंगे। चलो आगे क्या बोल रहे हैं और। ऑन 30th September X2 द मार्केट प्राइस ऑफ रिमेनिंग 40
Cattle's was 44,800, 44,800. The expected transportation cost was 400. Also, there was 2% auctioneer's fees on the market price of the cattle payable by the seller. Past the guarantees to provide the initial and subsequent recognition of all the above transaction. Interim period reporting are of 30th September, 31st, and the company determines the fair value on these reporting dates. ठीक है, फेयर वैल्यू कब डिटरमाइन होगा? 30 और 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ये अलग ट्रांजेक्शन है। अभी तीन ट्रांजेक्शन के हमें अकाउंटिंग एंट्री करना है। एक इनिशियल रिकग्निशन हो गया मेरा ऑलरेडी, और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हो गया। अब थर्ड चीज क्या है? मेरा सेल वाला पार्ट। किधर है मेरा सेल वाला पार्ट? यहाँ पे 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जून से, जुलाई नहीं, 1 जून से मेरा जो है ना सेल वाला जो है ना ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड, जो स्लॉटरिंग है, जो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रहा है उसका। एंड थर्ड, मेरा 30 सितंबर जो है ना उसका यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है और उसका दिखाना है। यहाँ पे तो फेयर वैल्यू इजीली कंप्यूट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है? ये वाला और ये वाला। देखिए चलो, देखते हैं कैसे करना है। यस सर। फर्स्ट इनिशियल रिकग्निशन, ये सेकेंड हुआ मेरा, दिस विल बी माय सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। ठीक है, एंड थर्ड आएगा सेल ऑफ 18 गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ 18 गुड्स। अब यहाँ पे मेरा नेट सेलिंग प्राइस पता हो क्या मुझे? यस सर, कितना है? 20,000 मेरा सेलिंग प्राइस है, बरोबर। इसमें से 150 वॉज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माइनस कर दो 2% ऑक्शनर फी। कितना आया था 2% ऑक्शनर फी? 400, माइनस कर दो 400। कैसा आया? 2% ऑफ ₹20,000। तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 19,450, बरोबर, 19,450। और कैरिंग अमाउंट 18 गुड्स। ठीक है, कितना होगा? 106,800 मेरा क्या था यहाँ पे? मेरा कैरिंग अमाउंट था। अगर देखोगे कहाँ से मिला ये? यहाँ से मिला है। एज ऑन 31 मार्च, X2 को मेरा वैल्यू था 106,800। तो ये जो वैल्यू है ये पूरा 100 कोड्स का था। तो अब सिर्फ हम कितने 18 कोड्स का कर रहे हैं ना, तो 18 कोड्स का कितना वैल्यू आएगा बताओ? 106,800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18, ये आ जाएगा 19,224। क्लियर यहाँ तक? कंप्यूटेशन क्या क्या है वो समझा है क्या? कंप्यूटेशन कुछ नहीं किया मैंने, अच्छा। क्वेश्चन से ही मैंने पूरा डिटेल निकाला है। क्वेश्चन से क्या निकला है? नेट सेलिंग प्राइस कंप्यूट किया, राइट। फिर उसके बाद मेरा कैरिंग अमाउंट जो है, नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ 18 गुड्स निकाला है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे गेन ऑन सेल मिल जाएगा। गेन ऑन सेल कैसा? नेट सेलिंग प्राइस माइनस 19,224 कैरिंग अमाउंट। तो बताओ, 9,450 माइनस 19,224, मेरा 226 विल बी गेन ऑन सेल ऑफ द गुड्स, राइट। या फिर सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि रीमेजरमेंट कर रहे हैं हम। देखो इसका एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री। बायोलॉजिकल एसेट, डेबिट ₹226 टू 226 बीइंग सेल ऑफ 18 गोट्स। ये डेट क्या है? डेट पता है क्या? 1 जून था ना? क्या था ये? 1 जून X2।
1 जून X2 एंड गेन रिकग्नाइज्ड। यहाँ तक समझ में आया? इजी था यहाँ तक? यस सर। पक्का? चलो, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे कॉस्ट टू सेल रिकग्नाइज करना है। अगर यहाँ पे देखोगे, सिंपली पूरा कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एंट्री किया है गेन वाला, ये जो है ना, एक कंबाइंड एंट्री में भी आ सकता है, बट मॉड्यूल ने ऐसा फॉलो किया है तो फिर मॉड्यूल के हिसाब से हम भी ऐसा ही फॉलो करेंगे। ठीक है। तो देखो, नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 19450, राइट। सब्सिक्वेंटली हमें क्या करना पड़ेगा? बायोलॉजिकल एसेट भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बरोबर ना? तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉस्ट टू सेल, यानी क्या, मुझे कॉस्ट टू सेल एंट्री रिकग्नाइज करना है। कॉस्ट टू सेल अकाउंट डेबिट कितना है? 19450, बरोबर। टू बायोलॉजिकल असेट कितना? 19450 बीइंग बायोलॉजिकल असेट कॉस्ट टू सेल रिकग्नाइज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ये एंट्री क्या हो रहा है? सर ये एंट्री है, मुझे क्या बायोलॉजिकल एसेट को क्या करना है, लेस करना है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एंट्री मेरा रेवेन्यू रिकग्निशन का होगा। रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे करेंगे हम? जो भी सेल्स है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेरा गेन है, गेन 226 का, ये कॉस्ट टू सेल हमने रिकग्नाइज किया। कॉस्ट टू सेल रिकग्नाइज करने के बाद नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री मेरा होगा रेवेन्यू रिकग्निशन का। अब रेवेन्यू रिकग्निशन कैसा होगा? बैंक में पैसा आएगा, इसका कंबाइंड एंट्री भी बता दूंगा, वो सिंपल होगा। कंबाइंड एंट्री सिंपल है। यहाँ पे मॉड्यूल ने 3 अलग अलग एंट्री किया है, तो फिर मुझे भी 3 अलग अलग एंट्री में समझाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना आएगा बताओ बैंक अकाउंट में पैसा? तो बैंक अकाउंट में पैसा इतना आएगा, 19450, बरोबर है। कितना आएगा बैंक अकाउंट में? 19450, राइट। बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ ये जो है 150 और 400, दिस इज माई सेलिंग कॉस्ट। तो बैंक अकाउंट में आएगा 19450। फिर बचा हुआ जो है वो सेलिंग कॉस्ट 550 का, टू मैं टोटल रेवेन्यू में रिकग्नाइज करूंगा, कितना? 20,000 बीइंग रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड। और ये जो रेवेन्यू है, दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री नॉर्मली आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से, अगर कंबाइंड एंट्री चाहिए तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है। कंबाइंड एंट्री कैसा होगा सर? बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना आएगा बैंक अकाउंट में? 19450, बरोबर। बैंक अकाउंट में टू मेरा बायोलॉजिकल एसेट चला जाएगा, कितना बायोलॉजिकल एसेट है? 19, कितना था? 19, 224, टू गेन ऑन सेल। कितना आएगा गेन देखो? 19450 माइनस 19224, तो मेरा 226 मेरा गेन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या बताओ? यस सर। पक्का? चलो फिर से एक बार बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईसीआई ने ऐसा 3 एंट्री किया है तो 3 एंट्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली स्टेप मार्किंग होता है ना, तो तीनों एंट्री दिखना चाहिए एग्जामिनर को। तो पहले हमने क्या किया? गेन कंप्यूट किया,
गेन कंप्यूट किया और गेन को रिकग्नाइज किया बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू गेन अकाउंट। ठीक है। अब फिर उसके बाद कॉस्ट टू सेल, क्योंकि हम जो बेच रहे हैं ना, जो उसका कॉस्ट मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट टू सेल हमने रिकग्नाइज किया। ठीक है। अल्टीमेटली अगर देखोगे तो मेरा ये जो बायोलॉजिकल असेट से लेस हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल असेट से लेस हो जाएगा। बायोलॉजिकल असेट अगर यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को अगर लेस करोगे, 19450 माइनस 226 लेस करोगे, तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट रहेगा 224। तो बस क्या है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। अगर 19450 माइनस 226 करोगे, दैट इज नथिंग बट माई कैरिंग अमाउंट। बस ये क्या है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हमने बैंक का एंट्री किया। चलो, आगे क्या हो रहा है। अब बैलेंस निकालो एक बार, बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल असेट। ठीक है, बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कैसा निकलेगा सर। मेरा बुक्स में कितना था, 106,800 था, राइट। 106,800 था। इसमें क्या हुआ, ₹226 का गेन आ गया, माइनस 19,450। या फिर ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तो डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पे 9,224 लेस कर दो। इतना पार्ट लेस हो गया मेरा। तो 106,800 माइनस 19,224, ये लेस करोगे तो ये आ जाएगा 87,576। राइट। समझ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं। हाँ मेरा सर। 106,800 मेरा बुक बैलेंस था, राइट। उसमें से मेरा 19,224 चला गया। तो मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है बायोलॉजिकल असेट का, 87,576 बचा है ना। सही है ना। देखो, अगर यहाँ से मैं करूँ 226 माइनस, अच्छा क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या। ठीक है, मेरा बैलेंस कितना बचा है, 87,576 मेरा बैलेंस बचा है। नेक्स्ट थिंग क्या हो रहा है वो देख लो क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग क्या हो रहा है, ऑन 15th September X2 द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स कितना है, 82,820। और 42 गुड्स जो है उसमें क्या हुआ, स्लॉटर हुआ। स्लॉटर इन द सेंस मुझे मटन में कन्वर्ट करना पड़ा। स्लॉटरिंग कॉस्ट कितना है, 4,200। और टोटल मार्केट प्राइस ऑफ कार केसेस ऑन दैट डेट was 48,300 एंड द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 420 है। ठीक है। तो मेरा सेल वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो सेल वाला समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है, मेरा स्लॉटरिंग वाला है पार्ट। स्लॉटरिंग वाले पार्ट में क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरा 82 गोट्स का है, राइट। 82 गोट्स कैसा आया, 100 गोट्स माइनस 18 तो मैंने बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, तो फिर मेरा वैल्यू यहाँ पे कितना है, 87,576। ठीक है, 87,576, ये टोटल 82 गोट्स का वैल्यू है। अब आगे क्या हो रहा है, 42 जो है ना, 42 गोट्स को काट रहे और उसमें मटन में कन्वर्ट कर रहे। मटन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, वैल्यू ऑफ 42 गोट्स स्लॉटर्ड कितना है मेरा, 87,576 इंटू 42 गोट्स कर रहे हैं। और ये टोटल कितना है, टोटल 42 गोट्स कर रहे हैं, और टोटल ये 82 कोट्स का वैल्यू है। तो कितना वैल्यू आता है बताओ कंप्यूटेशन करके, 87,576 डिवाइडेड बाई 82 कोट्स इंटू 42, ये आएगा ₹44856। इजी। क्या क्या हमने सिंपली यहाँ पे जो बैलेंस बचा है बुक्स में, उसमें से 82 गोट्स का वैल्यू था ये टोटल, इसमें से 42 गोट्स का निकाल लिया। बस मुझे क्या है, इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गया, तो एंट्री क्या होगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। अब इन्वेंट्री का वैल्यू क्या है सर, क्वेश्चन में दिया है इन्वेंट्री का वैल्यू देखो, 48,300, राइट।
48,300 है करंट मार्केट वैल्यू। इसमें से उसका जो कॉस्ट है 420 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लेस कर देंगे। क्यों? ये डायरेक्टली लिंक्ड विद द इन्वेंट्री है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा इन द इन्वेंट्री। तो कैपिटलाइज करने के बाद 48,300 ना, 48,300 माइनस 420, तो 47,880, 47,880। ठीक है, ये कैसा आया? 420। बराबर है ना कैलकुलेशन? ठीक है। टू बायोलॉजिकल एसेट, मेरा बायोलॉजिकल एसेट कितना होगा? बायोलॉजिकल एसेट 44,856 होगा, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में ये भी बताया है क्या, कि 4,200 टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट है। अगर देखोगे यहाँ पे 42 गोट्स वर क्लॉसर सॉरी स्लॉटर्ड ऑन दैट डेट विद द टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट है, स्लॉटरिंग कॉस्ट मतलब क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट 4,200, तो कन्वर्जन कॉस्ट का भी लिखना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट हमने पे किया कितना? 4,200। तो देख लो यहाँ पे गेन है या लॉस है? यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ऑन कन्वर्शन। कितना होगा? 1176। ठीक। बायोलॉजिकल एसेट इन्वेंट्री, ये कब हो रहा है? 15 सितंबर। समझा यहाँ तक? यस सर। पक्का? क्या हुआ यहाँ पे? फिर से बताता हूँ, सुनो। मेरा यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट का बैलेंस आफ्टर सेल कितना था? 87,576। राइट, कैसा है ये? 1,06,800 जो मेरा बुक बैलेंस था, उसमें से मेरा कैरिंग अमाउंट जो भी कैरिंग अमाउंट सेल का लेस हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 87,576। ये जो 87,576 है ना, ये 82 गोट्स का वैल्यू है। राइट, तो इसमें से 42 गोट्स जो है वो स्लॉटर हो रहा है, स्लॉटर इन द सेंस मटन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब कन्वर्ट हो रहा है ना मीट में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में मुझे 42 गोट्स का वैल्यू निकालना है। वो कैसा निकाला? 87,576, जो भी इसका टोटल कॉस्ट है 82 गोट्स का कॉस्ट है, तो 42 गोट्स का क्या होगा वो मैंने कंप्यूट कर लिया बायोलॉजिकल एसेट। तो अगर उसमें उसके बेसिस में मैंने क्या इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर लिया, तो इन्वेंट्री का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है। ये वाला जो है, ये है कंप्यूटेड वाला पार्ट जो बायोलॉजिकल एसेट है। दिस इज कन्वर्जन कॉस्ट, राइट, कन्वर्जन कॉस्ट। और यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो बैलेंस आ गया मेरा, लॉस ऑन कन्वर्जन। ठीक। ये दो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। और एक और चीज बचा है। ऑन 30 सितंबर X2 द मार्केट प्राइस ऑफ रिमेनिंग 40 कैटल जो है ना, कितना है? 44,800। एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 है। एंड ऑल्सो देर वर 2% ऑक्शनर फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ कैटल पेबल बाय द सेलर। ठीक है। तो इसके बेसिस में मुझे क्या मिल जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कब? 30 सितंबर का। तो आ जाओ वो भी कंप्यूट कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं। 30 सितंबर X2, इसका मुझे फेयर वैल्यू पता है क्या? 44,800 है, ₹44,800। ठीक है। लेस करूंगा कॉस्ट टू सेल, राइट। कॉस्ट टू सेल लेस कर दो, कितना कितना है बताओ? कॉस्ट टू सेल क्या क्या है? 400 है ट्रांसपोर्टेशन एंड 2% ऑक्शनर फी, तो लेस कर दो ऑक्शनर्स का फी। 44,800 इंटू 2%,
44,800 इंटू 2% कितना आएगा? 896। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना था? 400। तो ये लेस करने के बाद बताओ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आएगा? 44,800 -896 -400। तो ये आ जाएगा 43,504। ठीक है, कितना आएगा? 43,504। बट यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बट यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, या फिर मैं कैरिंग अमाउंट बोल दूँ, वो कितना है? 1,06,800 था इनिशियली। उसमें से लेस हो गया ₹19, क्या था, 22,224। फिर उसके बाद लेस हो जाएगा मेरा जो स्लॉटर हुआ, कितना था ये? 44,856। तो बताओ कितना बैलेंस बचा है? 106,800 -119,224 -44,856। तो ये आ जाएगा 42,720। तो मेरे पास जो बायोलॉजिकल एसेट है वो 42,700 है, बट उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 43,504। तो ये लेस कर दो 43,504। तो ये मेरा 784 का क्या है? फेयर वैल्यू इंक्रीज है। फेयर वैल्यू इंक्रीज 43,504 -42,720, ये है ₹784। तो इसका रिकग्निशन कैसा होगा? बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू या गेन ऑन रीमेजरमेंट। कितना है? 784 एंड 784 बीइंग रीमेजर। ठीक है, समझा ये कैसा आया? फिर से बताता हूँ, सुनो कैसा आया ये। मेरा इनिशियली कितना 1,06,800 था। इसमें से हमने लेस कर दिया मेरा जो सेल हुआ वो वाला वैल्यू, और ये जो है ना स्लॉटेड हुआ वैल्यू। तो मेरा बुक वैल्यू अभी कितना बचा हुआ है? 42,720 बुक वैल्यू बचा हुआ है। ये जो हमने कंप्यूट किया 30 सितंबर, ये क्वेश्चन से ही कंप्यूट किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला, तो मेरा बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा था, तो उसके बेसिस में हमने फेयर वैल्यू इंक्रीज हमने रिकग्नाइज किया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बताओ। फिर से अब एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है। क्वेश्चन समझा? कैसा हाँ। किया हमने, एक बार रिकैप ले लेते हैं। सारे बहुत सारे एंट्रीज है ना, तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखोगे तो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है समझ लो, या फिर रिकग्निशन है समझ लो। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे 100 गुड्स परचेज किया था, और 100 गुड्स परचेज किया था 1 लाख का। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 था। और 2% जो है ना हमने एडिशनली क्या सेलिंग फी इंकर किया था। कौन? सेलर इंकर किया था, बायर नहीं, सेलर इंकर किया था। तो उसका रिकग्निशन कर लिया हमने। कैसा रिकग्निशन कर लिया? तो 1 लाख जो है वो फेयर वैल्यू था। उसमें से 1,000 हमने लेस किया, क्या लेस किया? 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 2,000 हमने जो ऑक्शनर का फीस है ना वो लेस कर दिया। तो 97,000 मेरा ये आ गया, मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बैंक आउटफ्लो जो है ना, कैश आउटफ्लो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बायर भी इनकर करना पड़ रहा था, तो उसके लिए 1 लाख जो पे करेगा एडिशनली 1,000 पे करेगा, उस हिसाब से हमने रिकग्नाइज कर लिया जो भी डिफरेंस है, लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, सेकेंड वाला जो है सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, वो कैसा हुआ? हमें वैल्यूज दिया हुआ था 1,10,000 जो था फेयर वैल्यू,
1000 वॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन फीस 2200 था, तो 1,06,800 मेरा क्या आ गया, ईयर एंड का वैल्यू आ गया, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इनिशियली मैंने कितना 97,000 रिकग्नाइज किया था, अब कितना हुआ 1,06,800। तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी फेयर वैल्यू इंक्रीज, तो वो मैंने रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है। देन कम्स द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन क्या है, सेल। ठीक है, सेल वाला पार्ट। अब सेल वाला पार्ट में फर्स्ट थिंग क्या किया मैंने, नेट सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये तो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, नेट सेलिंग प्राइस निकाल लिया 9450। ठीक है। और कैरिंग अमाउंट निकाल लिया, कंप्यूट कर लिया 19224। ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी गेन, तो गेन रिकग्नाइज किया मैंने यहाँ पे, गेन रिकग्नाइज किया। अगर गेन रिकग्नाइज नहीं करना है तो ये वाला एंट्री और यहाँ पे जो है ना इंक्लूडिंग बैंक, ये रेवेन्यू हमने अलग से रिकग्नाइज करना है। बैंक वाला एंट्री और यहाँ पे रेवेन्यू वाला एंट्री कंबाइंड ऐसे कर सकते हो, बैंक टू बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन सेल, ऐसा भी रिकग्नाइज कर सकते हो, या फिर ऐसा करना पड़ेगा। क्यों मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा ही करो, क्यों, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल ने ऐसे ही फॉलो किया, तीन एंट्री दिया है तो तीन तीन एंट्री के लिए एक एक मार्क तो होगा, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पहले मैंने गेन रिकग्नाइज किया, देन कॉस्ट टू सेल रिकग्नाइज किया। कॉस्ट टू सेल नॉर्मली करते हैं जब सेल्स होता है अपना, तो कॉस्ट टू सेल्स रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट टू सेल्स रिकग्नाइज किया, उसके बेसिस में हमने रेवेन्यू भी रिकग्नाइज किया। ठीक है। देन कम्स देन कम्स क्या, स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग इन द सेंस मीट में कन्वर्ट करना, मेरा जो गोट्स है उसको मीट में कन्वर्ट करना। वो कैसा होगा, अब मेरा मैंने क्या किया, सिंपली मैंने बायोलॉजिकल असेट का बैलेंस कंप्यूट किया। तो बायोलॉजिकल असेट का बैलेंस कैसा आएगा, 1,06,800 वॉज माई टोटल बैलेंस, उसमें से लेस कर दिया मैंने 19,224 का। 19,224 क्या है, मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ दी 20 गोट्स ना, 20 क्या 18 गोट्स जो भी था सेल हुआ, जो भी सेल हुआ उसका लेस कर दिया मैंने, तो 87,576 कॉस्ट आया। दिस इज ऑफ 82 गोट्स। तो मुझे यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना वो 42 गोट्स का कर रहे हैं, तो 42 गोट्स का वैल्यू चाहिए, तो 42 गोट्स का वैल्यू कंप्यूट कर लिया यहाँ पे मैंने। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने इन्वेंट्री का कंप्यूटेशन मतलब इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया, तो मेरा बायोलॉजिकल एसेट इतना अमाउंट, ये हो जाएगा इन्वेंट्री में कन्वर्ट, ये अमाउंट मुझे क्वेश्चन में दिया था। ठीक है। टू बायोलॉजिकल एसेट आ जाएगा, और बैंक का 42,000 4,200 दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट है। और जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस, है या तो यहाँ पे लॉस आ रहा था तो लॉस रिकग्नाइज किया हमने। देन कम्स 30 सितंबर का रिकग्निशन। अब 30 सितंबर का रिकग्निशन कैसा होगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन के बेसिस में हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंप्यूट किया और कैरिंग अमाउंट कंप्यूट कर लिया। कैरिंग अमाउंट कैसा आएगा, 1,06,800 हमारा इनिशियल एज ऑन 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट का, उसमें से सेल इतना हुआ, उसमें से मीट में कन्वर्ट इतना हुआ, तो बैलेंस इतना बचा हुआ है। ये कंपेयर्ड विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो जो भी इंक्रीज है वो रिकग्नाइज किया 784 का। इज दैट क्लियर, सिंपल था, सिंपल मतलब लेंथी है, बस यहाँ पे एंट्री बाय एंट्री जाओगे तो आराम से समझ में आएगा। कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ पे पता है क्या, कंफ्यूजन पॉइंट में बता दो, सेल वाला पार्ट में है। कंबाइंड एंट्री करोगे तो फिर इजी हो जाएगा, बट यहाँ पे सेल वाले पार्ट में एक सिंपल सा ये है कि तीन एंट्री फॉलो करना है मॉड्यूल के हिसाब से, तो वही करेंगे हम, बस यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है बस। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। हाँ। चलो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लो, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और ये चैप्टर कल जो है ना खत्म कर देंगे, ये जो इंडेक्स है वो कल खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय।